कहानी की शुरुआत एक पुरानी फोटोग्राफी दुकान से होती है। अनुपम कैमरा हाउस। दुकानदार का नाम हरिदास था, जो बचपन से ही तस्वीरों की दुनिया में खोया रहता था। उसकी दुकान पुरानी थी, दीवारों पर पीली पड़ चुकी तस्वीरें टंगी थीं, कुछ फ्रेम टूटे हुए और एक कोने में एक धूल से ढका बॉक्स रखा था। वही बॉक्स जिसमें अब तक जितने भी लोग जरा सा भी दिलचस्पी दिखाते, हरिदास की आंखों में बेचैनी छलक जाती। उस बॉक्स के अंदर एक छोटा लोहे का कैमरा था, न तो आज के डिजिटल कैमरों जैसा चिकना, न ही पुराना रेंज फाइंडर। ये कुछ अजीब, आधा टेढ़ा और चेहरे पर सफेद पेंट के ओझल निशान लिए हुआ था। हरिदास इसे कैमरा नंबर 7 कहकर बुलाता। वह कहता, ये कैमरा तस्वीरें कम और किस्मत ज्यादा दिखाता है। लोगों ने इसे मजाक समझा, पर एक रात जब दुकान बंद होने के बाद एक युवक आया, तभी सब बदल गया। आरव 28 साल का एक उद्यमी बनने की चाहत रखने वाला फोटोग्राफर था। वह शहरी, तेज और दिल में कुछ बेनाम ख्वाहिशें लेकर घूमता था। उसे पुराने कैमरों का शौक था। वह हरिदास की दुकान में आया और उसी बॉक्स से वह कैमरा उठा लिया। बस एक बार चेक करूंगा, उसने कहा। हरिदास ने साफ मना किया, पर आरव के चेहरे की जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। उसने कैमरा लिया और उसे अपनी कंधे पर लटका लिया। उस रात आरव ने कैमरा से एक तस्वीर ली, अपनी ही अक्स की। तस्वीर अभी काली सफेद निकली और उस पर एक तारीख और समय उभर आए। 12 जून शाम 7:38। साथ ही तस्वीर के किनारे पर एक छोटी सी रेखा में लिखा हुआ आया, आखिरी सांस। आरव ने हंसते हुए तस्वीर फाड़ दी और कहा, यह तो कोई पुराना ट्रिक है। पर लगे हाथ में दिन, उसी तारीख और उसी समय को उसने गलती से अपना हाथ तेजी से काट लिया। इतनी गंभीर चोट कि खून बहुत था और अस्पताल में उसे बचाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इलाज में थोड़ी देरी हुई होती तो, पर हादसा हुआ ही था। यह खबर फैलते ही आरव की जिंदगी बदलने लगी। उसने वापस जाकर हरिदास से पूछा कि यह कैमरा कहां से आया। हरिदास की आंखों में दर्द था। उसने बताया कि यह कैमरा एक छोटे से गांव भेड़व से आया था, एक नक्सल सा गांव जहां दशकों पहले एक तस्वीरकार आया था और तब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कैमरे को जब्त करके दुकान में छोड़ दिया था, और हर बार जब कोई इस कैमरे से तस्वीर खिंचवाता, उसे तस्वीर पर उसकी मौत की झलक दिख जाती, तरीका और समय। और जो लोग तस्वीर पर लिखे वाक्य को अनदेखा करते, उनकी मौत पहले जैसी लगती। हरिदास की आवाज में थकावट थी। कहानी पुरानी है, उसने कहा। पहले ज्यादा लोग डरकर भाग गए। कुछ ने तस्वीरों को जला दिया, कुछ ने उसे फेंक दिया, पर तस्वीरें किसी तरह वापस आ जाती। आरव अब रोना रोने जैसा था और उसने तय किया कि वह इस रहस्य से भीख मांगकर जांच करेगा। आरव ने तय किया कि वह खुद इस कैमरे की शक्ति की परख करेगा। उसने अपने करीबी दोस्तों, निहारिका, एक खोजी पत्रकार, समीर, एक मानसिक रोग विशेषज्ञ, और दीप्ति, एक फोटोग्राफर, को बुलाया और कैमरा दिखाया। सभी ने इसे अजीब समझते हुए कैमरा देखा। निहारिका ने तुरंत सोचा कि यह एक कहानी हो सकती है जो उसे बड़ा कवर दे दे। समीर ने इसे मानसिक दशाओं का परिणाम बताया। लोग कल्पना में अपने अंत को वास्तविक बनाने लगते हैं, वह बोला। दीप्ति, जो तस्वीरों की दुनिया में माहिर थी, बोली, हमें एक नियंत्रित परीक्षण करना चाहिए। पहले कोई वस्तु फोटोग्राफ करें, देखें क्या होता है। आरव ने शहर के एक सुनसान छत पर कैमरा निकाला और दीप्ति ने एक पुराने घड़ी को फोकस किया। तस्वीर निकली। इस बार घड़ी के पास एक छोटा सा धब्बा और नीचे लिखा, वैकल्पिक अंत, गिरकर टूटना, 3 जुलाई, रात 11:02। सबने सोचा कि यह सिर्फ एक शरारत है, पर जब 3 जुलाई आया तो वही घड़ी अचानक गिर पड़ी और दीप्ति की बेटी, जो उसी छत पर खेल रही थी, फिसलकर गंभीर चोटिल हो गई। भाग्यवश बच गई, पर घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद निहारिका ने पुरानी फाइलें खोली और कैमरे के संगतियों के बारे में पता लगाया। उसे एक बूढ़े पुजारी का हवाला मिला, जिसने लिखा था कि कैमरा दृश्यांत बन गया है, यानी वह दुनिया की बुनियाद में छिपे हुए अंत को देख लेता है। पुजारी ने लिखा था कि कैमरे का निर्माता एक तस्वीरकार था, जिसका नाम अमोहन था,
एक आदमी जिसने मृत्यु की डरावनी तस्वीरें खींची थीं। कहा जाता है कि अमोहन ने अपने आखिरी समय में काले जादू का सहारा लिया था ताकि वह तस्वीरों में वास्तविकता जोड़ सके, पर जादू ने पलट के उसे जकड़ लिया और कैमरा जीवित रह गया। समीर ने कहा कि किसी भी सुपरनैचुरल दावे को वैज्ञानिक तरीके से परखा जा सकता है। उसने प्रयोग और आग के नियम बनाए, हर तस्वीर को प्रमाण के साथ दर्ज करना, कैमरे को कभी अकेले न रखना और तस्वीरों को फौरन डिजिटल रूप में स्कैन कर लेना। पर जितना वे नियम बनाते, घटनाएं उतनी ही अनहोनी और अधिक निर्दयी होती। निहारिका ने और खोदने पर पता लगाया कि अमोहन की जिंदगी में कई अस्त व्यस्तियां थीं। उसने अनजान लोगों की तस्वीरें खींचकर उनकी कहानियां सुन ली, पर उसके दिल में एक भूख थी किसी की मृत्यु को पकड़ने की। वह शख्सियत धीरे धीरे पागल बनती गई और अंततः लापता हो गया। गांव वाले बताते कि उसने कैमरे को किसी कुएं में फेंकने की कोशिश की थी, पर कैमरा गायब नहीं हुआ। निहारिका की खोज में एक और तथ्य सामने आया। जिन तस्वीरों में मौत का तरीका लिखा आता, वे अक्सर प्रतीकात्मक रूप से उस मनुष्य के जीवन की एक कमजोर कड़ी को उजागर करती। उदाहरण के लिए, एक तस्वीर ने लिखा था, सड़क के किनारे छेद, 21 अगस्त, और फिर व्यक्ति ने रात में गाड़ी से निकलते समय छत के पास से गिरकर चोट खाई। ये संकेत देता था कि कैमरा मौत को नियत नहीं कर रहा, बल्कि उसके रास्ते और अवसर दिखा रहा था। एक रात आरव ने महसूस किया कि कैमरे का असर सिर्फ सुनसान या महत्वहीन चीजों पर नहीं था, ये उन लोगों के अंदर गहरी यादों और कान्हाकारों को भी उजागर करता था। उसने कैमरा उठाकर अपनी मां की तस्वीर ली। तस्वीर में उसकी मां मुस्कुरा रही थी, पर तस्वीर की पृष्ठभूमि में एक झड़ती हुई दीवार और नीचे लिखा, अचानक दिल का दौरा, 2 अक्टूबर सुबह 6:15। आरव का दिल बैठ गया। उसकी मां पहले ही बीमार थी, ये जानकारी उसे तोड़कर रख देगी। पर क्या यह भविष्यवाणी थी या चेतावनी? उसने देखा कि उस तारीख के आसपास उसकी मां को कार्डियक अटैक का खतरा था। वह डॉक्टरों से मिलने लगी और दवा बदल ली। उस दिन गुजर गया बिना किसी बड़ी घटना के। इससे एक नए सवाल ने जन्म लिया, क्या कैमरा मौत को रोकने के लिए भी काम आ सकता है? अगर यह हमें चेतावनी दे, क्या हम उस चेतावनी से परिवार को बचा सकते हैं? पर हर बार जब उन्होंने कोशिश की तो कुछ और ही तरीका निकला। संकेत लगभग हमेशा उन परिस्थितियों की ओर इशारा करते जहां व्यक्ति संभावित रूप से असुरक्षित होता था, और कोशिशें अक्सर दूसरे जोखिम पैदा कर देती। समूह में धैर्य कम होता गया। निहारिका ने फैसला किया कि वह इस कैमरे की कहानी को सार्वजनिक करेगी, पर उससे पहले उसने एक अंतिम बड़ी कहानी के लिए कैमरे से एक तस्वीर ली। एक कमरे में बैठा अजनबी जिसकी आंखों में भय था। तस्वीर पर लिखा आया, स्टेशन का पुल, 18 सितंबर रात 12:05, शरीर नहीं मिलेगा। निहारिका ने यह खबर दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया। वो चाहती थी कि सच उजागर हो और लोग सतर्क रहे। पर जैसे ही उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, एक रहस्यमयी श्रृंखला शुरू हो गई। जिन लोगों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, उनमें से कुछ की अचानक मौतें हुई और उनकी परिस्थितियां तस्वीरों में दिखाए गए अंदाज से मिलती थी। रिपोर्ट की साख गिरने लगी। लोग कहने लगे कि निहारिका ने अफवाह फैलाई है। पर उन मौतों की गुनाहगारी किस पर ठहरी? क्या कैमरा स्वयं सक्रिय होकर लोगों को मौत के करीब खींच रहा था, या क्या कैमरा सिर्फ उन घटनाओं को उजागर कर रहा था जो पहले से घटने वाले थे? समीर ने सुझाव दिया कि कैमरे को सार्वजनिक रूप से न दिखाया जाए। उसने कहा कि जानकारी का फैलना एक फ्रैक्चर बन सकता है। लोग अपनी जानों को बचाने के लिए अजीब फैसले लें और अधिक जोखिम में पड़े। पर निहारिका ने कहा कि इससे भी बड़ा जोखिम छिपा है। अगर यह सच में कुछ दिखा रहा है, तो इसका प्रयोग अपराधियों द्वारा भी किया जा सकता है। आरव ने एक कड़वी योजना बनाई। हमें कैमरे को बंद कर देना चाहिए, उसे कहीं गहरे में छुपा कर रखना चाहिए। पर दीप्ति ने कहा, नहीं, इसकी शक्ति को समझना जरूरी है। अगर हम ये जान लें कि यह कैसे काम करता है, तो हम लोगों को बचा भी सकते हैं। चर्चा तीव्र होती गई और दोस्त अलग अलग विचारों में बढ़ गए। निहारिका की खोज ने एक और मोड़ लिया जब उसे अमोहन की पुरानी डायरी मिली।
उसमें अमोहन ने लिखा था कि कैमरा एक बार तस्वीर लेने पर उस व्यक्ति की भविष्य प्रतिबिंब दिखाता है, न कि केवल मृत्यु, बल्कि वही क्षण जब उसकी जीवन धारा टूटती है। पर अमोहन ने यह भी लिखा कि उसने तस्वीरों को बदला। कुछ तस्वीरें केवल चेतावनी के रूप में काम करती, पर कुछ का प्रयोजन विनाशक था। उसने स्वीकार किया कि उसने कैमरे को प्रयोग करने के दौरान कभी-कभी जानबूझकर परिस्थितियां बदलकर लोगों की मौत का निर्धारण किया। इस खोज ने समूह को झकझोर दिया। अब सवाल और गहरा था, क्या कैमरा केवल एक उपकरण है या वह उसे इस्तेमाल करने वाले के इरादों के अनुसार काम करता है? समूह ने फैसला किया कि वे कैमरे की शक्ति को परखने के लिए एक नियंत्रित प्रयोग करेंगे। पर इस बार उन्होंने अपने नियम और भी खड़े कर दिए। तस्वीरें केवल उन्हीं के लिए होंगी जिन्होंने सहमति दी थी। हर तस्वीर को रिकॉर्ड किया जाएगा और हर संभावित परिणाम के लिए बचाव व्यवस्था रखी जाएगी। वे धीरे धीरे एक सूची बनाए। पहले ऐसे लोग जिनकी मौत की भविष्यवाणी हल्की और स्पष्ट थी, और फिर उच्च जोखिम केस। उसी दौरान आरव के जीवन में एक और मोड़ आया। उसकी प्रेमिका मीरा ने अचानक रिश्ते में दूरी बना ली। मीरा का अतीत अंधेराओं से भरा था और उसने कहा कि वह कैमरे की बात सुनकर डर गई है। उसने आरव से कहा कि अगर वह कैमरा नहीं छोड़ता तो वह दूर चली जाएगी। ये व्यक्तिगत दबाव आरव को अंदर से तोड़ रहा था। कहानी के इस भाग के अंत तक कैमरा अब केवल एक वस्तु नहीं रह गया था, यह एक नैतिक दुविधा बन गया था। क्या इंसान को अपनी मृत्यु के बारे में जानने का अधिकार होता है? क्या भविष्य की जानकारी उसे बदल देगी या उसे नियति के और करीब ले आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, कैमरा सचमुच मौत तय करता है या केवल उसकी झलक दिखाता है? हुआ यह कि परीक्षणों के दौरान समूह ने पाई कुछ जानकारियां सचमुच चेतावनी बनकर काम आई और कुछ ने विनाश की राह खोली। आरव की मां की तस्वीर ने चेतावनी दी और परिवार ने बचाव किया, पर निहारिका की रिपोर्ट ने और लोगों को जोखिम में डाल दिया। अब आगे की राह अंधेरी हो चली थी और कैमरा की तितली जैसी छाया हर कदम के पीछे मंडराने लगी थी। आरव को अब कैमरे की सच्चाई की जड़ तक जाना ही था। निहारिका की रिपोर्ट से लोगों की मौतों की अफवाहें फैल चुकी थी। इंटरनेट पर डेथ कैमरा ट्रेंड करने लगा था। कुछ लोग मजाक में इसका वीडियो बनाने लगे, कुछ इसे दैवीय वरदान मानने लगे। लेकिन कैमरे के आसपास जो लोग सचमुच जुड़े थे, आरव, दीप्ति, समीर और निहारिका, उनकी जिंदगी अब धीरे धीरे किसी अदृश्य पंजे में फंसती जा रही थी। हर रात आरव को एक ही सपना आता, कैमरे की लेंस के भीतर कोई उसे देख रहा हो। एक काली आंख जिसमें कोई चेहरा नहीं, बस एक खालीपन। और हर बार वह सपना वहीं खत्म होता जहां कैमरे का क्लिक सुनाई देता और कोई आवाज फुसफुसाती, अब तुम्हारी बारी। निहारिका ने अब तक अमोहन की डायरी का पूरा अनुवाद कर लिया था। उसमें दर्ज था कि अमोहन एक प्रयोग कर रहा था, फोटोग्राफिक भविष्यवाणी, फोटोग्राफिक प्रोग्नोसिस। उसका उद्देश्य था आत्मा की ऊर्जा को कैमरे में पकड़ना। उसने लिखा था कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक मृत्यु छाया, डेथोरा, होती है, जो केवल तब सक्रिय होती है जब उसकी जीवन रेखा किसी संकट से टकराती है। कैमरे का प्रयोग उसी छाया को कैद करने के लिए किया गया था, लेकिन प्रयोग के दौरान एक गलती हुई। उसने कैमरे को एक बच्चे की तस्वीर खींचने के लिए प्रयोग किया, जो अगले दिन डूबकर मर गया। उस पल के बाद कैमरा अभिशप्त हो गया। उस पर लगी कांच की लेंस अब आत्मा की छवि नहीं, मृत्यु की छाया दिखाने लगी। और जो भी इस लेंस के सामने आता, उसकी नियति कैमरे से बंध जाती। दीप्ति ने सुझाव दिया कि अगर कैमरे की शक्ति आत्मा से जुड़ी है, तो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान से उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। समीर ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा कि कैमरे को देखकर लोग अपनी मृत्यु के डर से असावधान हो जाते हैं और इसी से घटनाएं घटती हैं। पर आरव अब इन तर्कों से परे जा चुका था। उसने तय किया, एक बार और तस्वीर लेगा। इस बार किसी वस्तु या अजनबी की नहीं, बल्कि खुद और अपने दोस्तों की एक ग्रुप फोटो। शायद सच सामने आ जाए। रात 12 बजे वे चारों एक पुराने गोदाम में पहुंचे, जहां रोशनी कम थी और चारों ओर कबाड़ बिखरा था। आरव ने कैमरा सेट किया और ट्राइपॉड पर रखकर टाइमर लगाया।
फ्लैश के साथ तस्वीर निकली और सबने राहत की सांस ली। लेकिन जब तस्वीर विकसित हुई, सबके चेहरे पीले पड़ गए। तस्वीर में चारों मौजूद थे, लेकिन उनके पीछे दीवार पर 4 अलग-अलग परछाइयां थीं, जो उनसे अलग थीं। और नीचे लिखा था, अंत पास है, 4 रास्ते, 1 मुक्ति। तारीख 21 नवंबर रात 1:15। उस तारीख से 3 दिन पहले समीर अपने क्लिनिक में था। उसने कैमरे के प्रभाव पर एक रिपोर्ट तैयार की थी और वह आरव को भेजने वाला था। तभी बिजली गई और अंधेरे में किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह उठा और बाहर देखा। एक मरीज खड़ा था, जो पहले से मरा हुआ घोषित किया गया था। समीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मरीज ने बस इतना कहा, तुमने हमारी तस्वीर ली थी। अगले दिन सुबह पुलिस ने क्लिनिक के भीतर समीर की लाश पाई, खिड़की के पास गिरी हुई। उसके चेहरे पर वैसी ही भयभीत अभिव्यक्ति जैसी तस्वीर में थी। समीर की मौत के बाद आरव ने कैमरा जला देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस पर मिट्टी का तेल डाला, लेंस में से एक जलती हुई चमक निकली और आरव पीछे गिर पड़ा। कैमरा बिल्कुल सही सलामत रहा और उस रात आरव को अपने मोबाइल में एक तस्वीर मिली। वही कैमरा और उसके पीछे उसका खुद का चेहरा, काले धुएं से ढंका हुआ। नीचे लिखा था, एक रास्ता कम हुआ। अब 3 बचे, आरव, दीप्ति और निहारिका। दीप्ति ने तय किया कि वह अपने कैमरा स्टूडियो में इस श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढेगी। उसने घंटों तक उस कैमरे की तस्वीरें लीं, उसका विश्लेषण किया और पाया कि लेंस के अंदर किसी मानव आंख की संरचना जैसी नसें हैं, जैसे किसी की आत्मा फंसी हो। उसने जब उसे झूम किया तो एक बाल सुलभ चेहरा दिखा, शायद वही बच्चा जिसकी तस्वीर अमोहन ने आखिरी बार खींची थी। अचानक लाइट चली गई। कमरे में हल्की ठंडक फैलने लगी। शीशे में परछाई हिली और बालों में से कुछ झड़ने लगे। वो चीखी, कौन है वहां? किसी ने पीछे से कहा। अब तीसरा रास्ता बंद हुआ। अगले दिन दीप्ति का शरीर उसके कैमरा स्टूडियो में पाया गया। उसके हाथ में वही तस्वीर थी और लेंस पूरी तरह काला हो चुका था। निहारिका अब अकेली और भयभीत आरव के साथ गांव भेड़ाव पहुंची, जहां से यह सब शुरू हुआ था। गांव वीरान था, पर बीच में एक मंदिर जैसी टूटी संरचना थी। वहां एक पुराना कुआं था, वही कुआं जिसमें अमोहन ने कैमरा फेंकने की कोशिश की थी। कुएं के पास मिट्टी खोदते हुए उन्हें एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। अंदर अमोहन की अधूरी तस्वीरें। हर तस्वीर पर किसी न किसी की मौत का दृश्य अंकित था और एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें अमोहन खुद खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वही कैमरा तैर रहा था। नीचे लिखा था, मैं इसका पहला शिकार हूं। अमोहन की आत्मा उसी कैमरे में फंसी थी। उसका उद्देश्य अब लोगों को चेतावनी देना नहीं, बल्कि नए शरीर ढूंढना था। हर तस्वीर के साथ वह किसी न किसी आत्मा को खींच लेता। 21 नवंबर की रात करीब आ रही थी। निहारिका ने कहा कि अगर यह सच है तो कैमरे को उसी कुएं में वापस डालना होगा। उसने आरव से कहा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगला तूफान हमारे ही नाम लिख देगा। रात के ठीक 1:10 पर वे कुएं के पास पहुंचे। आसमान में बिजली कौंधी और हवा में अजीब सी कराह सुनाई दी। आरव ने कैमरा कुएं में फेंकने के लिए उठाया, तभी कैमरे की लेंस से एक तेज रोशनी निकली। तस्वीर अपने आप खींच गई। फोटो में आरव कुएं के किनारे खड़ा था और निहारिका पीछे जमीन पर गिरी हुई थी। नीचे लिखा था, 4 रास्ते, 1 मुक्ति, आखिरी नाम पूरा हुआ। निहारिका ने कांपते हुए आरव को देखा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आरव ने कैमरा हवा में उछाला और कुएं में फेंक दिया। तेज धमाका हुआ, जैसे कोई आत्मा फटी हो। बिजली चमकी और सब कुछ अंधकार में डूब गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो कुआं पूरी तरह बंद था। ऊपर पत्थर रखे हुए, लेकिन पास की दीवार पर किसी ने 4 हाथों के निशान छोड़े थे, जलने के निशान। कहा जाता है, रात में जब कोई वहां जाता है तो कुएं से किसी कैमरे के क्लिक की आवाज आती है और कभी कभी हवा में एक तस्वीर उड़ती दिखती है, जिसमें देखने वाले का चेहरा दिखाई देता है। आरव, दीप्ति, समीर और निहारिका अब केवल याद है, और कैमरा नंबर 7 इंच आज भी कहीं मौजूद है। कहते हैं अगर कोई उसे ढूंढ ले और गलती से लेंस की ओर देख ले
तो उसे अपनी नियति की झलक मिल जाती है। मगर ध्यान रहे, जो अपनी मृत्यु को देख लेता है वह उसे बदल नहीं सकता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।